So let's start about our today's topic, that is counter current mechanism. Counter current mechanism. ठीक है, anyone has any idea about this mechanism? अभी कोई आइडिया है क्या होता है ये? अभी any idea so far what is counter current mechanism? बताओ मुझे, है तो I'll get to know. All right, no issues. बुक्स में या तो तुम्हें काउंटर करंट मैकेनिज्म लिखा हुआ मिलेगा या फिर लिखा हुआ मिलेगा मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी, उसके बाद में तुमको एनसीईआरटी भी रीड करवाऊंगी एट द एंड आफ्टर फिनिशिंग द टॉपिक, बिकॉज एनसीईआरटी में एक्सप्लेन अच्छा किया हुआ है बट बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं जैसा हमें पता है ना, बहुत डिटेल में वो बात नहीं की हुई है. तो तुम लोग पढ़ते तो तुमको समझ में नहीं आता है. तो फर्स्टली विल अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड देन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी लाइन, कि उन्होंने सब कुछ मेंशन किया है, बस हमें समझने वाली बात हो जाती है. ठीक है, सो काउंटर करंट मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म होता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. ठीक है, हमारी बॉडी नहीं चाहती है कि हम बहुत ज्यादा पानी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करें. तो हमने एडीएच के बारे में पढ़ा, हमने एएनएफ के बारे में, वो सारे हमने रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स पढ़े थे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर मैकेनिज्म व्हिच इज प्रेजेंट इन बर्ड्स एंड मैमल्स. किन में प्रेजेंट होता है? बर्ड्स एंड मैमल्स में प्रेजेंट होता है. क्यों प्रेजेंट होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, यानी यूरिन में वाटर कॉन्सेंट्रेशन जितना कम हो उतना अच्छा है और सॉल्यूट कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, यानी दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक. सो प्रेजेंट इन बर्ड्स एंड मैमल्स टू secrete or to excrete हाइपरटोनिक यूरिन. याद रखना, तो हमारा जो यूरिन होता है दैट इज हाइपरटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा. इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? पहले तो क्या एम है इस प्रोसेस का हमारी बॉडी में, हमें ये प्रोसेस क्यों चाहिए वो समझो. ठीक है, सो इज दिस क्लियर? गिव मी थम्स अप फटाफट से. इतनी बात समझ में आई सबको? अभी लक्षिता, आर्यन, ग्रेट. उसके बाद नाम का मतलब समझते हैं, काउंटर करंट. ठीक है, काउंटर का मतलब क्या होता है? किसी को काउंटर देना मतलब उल्टा जवाब देना है ना, ऑपोजिट बात करना. तो काउंटर मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन. काउंटर मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन. व्हाट इज करंट? करंट मतलब होता है फ्लो, है ना. फ्लो की बात जब हम करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ आयंस, है ना. तो करंट मींस फ्लो ऑफ रिवर इज आल्सो रिवर करंट, हम वहां पे बात करते हैं. तो करंट यानी फ्लो. तो व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म? व्हेन देयर इज फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, व्हेन देयर इज फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो इसका मतलब काउंटर मैकेनिज्म इज द प्रोसेस in which there is flow of fluid in opposite direction somewhere. ठीक है, opposite flow कर रहा है, and this process is important as it produces hypertonic urine. ठीक है, hypertonic urine produce करता है and it is found in birds and mammals. बात समझ में आई इतनी, है ना. चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ये होता कहाँ पे है? हमने तो इतना कुछ पढ़ लिया किडनी में, तो वेयर एग्जैक्टली दिस मैकेनिज्म प्रेजेंट. ठीक है, देयर आर टू प्लेसेस वेयर दिस वर्क्स. ठीक है, वेयर काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क्स. व्हाट आर दोस टू प्लेसेस? देयर आर टू प्लेसेस. ठीक है, वेयर काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क्स. कौन से है वो दो प्लेसेस? बहुत अच्छे से हम याद रखेंगे. फर्स्ट, लूप ऑफ हेनली, एंड सेकेंड वेजा रेक्टा. वेजा रेक्टा याद है सबको? अब समझ में आई है? हमने पढ़ा था इफरेंट एफरेंट आर्टीरियोल. ठीक है, व्हाट इज वेजा रेक्टा? कोई बता सकता है मुझे? यस और नो? हु कैन टेल मी व्हाट इज वेजा रेक्टा? मैम ये लूप ऑफ हेनली के सराउंडेड होता है. ओके, ठीक है, लूप ऑफ हेनली के सराउंडेड होता है. वेरी गुड. चलो एक आंसर तो आया. मतलब इतने दिन रोकने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ है. ठीक है, कहानी वहीं की वहीं है.
मान लेते हैं हम इस तरीके से बनाते हैं, दोबारा से वही सेम चीज कॉर्टेक्स मेडुलरी रीजन की बात हम बार बार करते हैं। एंड आई टोल्ड यू कि 2 साइड्स है जहाँ पे ये पूरा मैकेनिज्म हो रहा है ना। तो लेट मी ड्रॉ पहले लूप ऑफ हेनली फॉर यू। ठीक है, दिस इज लूप ऑफ हेनली। अब हमें पढ़ना तो सिर्फ इसी के बारे में, बट ऊपर की हम स्ट्रक्चर भी हम अभी ड्रॉ कर रही हूँ मैं हल्का सा, क्योंकि हमें बेजर एक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, सो ये कप लाइक स्ट्रक्चर, मुझे नाम बताओ इस कप लाइक स्ट्रक्चर का फटाफट से। बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल। ठीक है, इसके अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, उस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का नाम क्या है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ठीक है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी में जो ब्लड को अंदर लेके जाता है, और एक ब्लड को एफरेंट। ठीक है, जो ब्लड को लेके जा रहा है दैट इज एफरेंट, और जो लेके आती है वापसी दैट इज इफरेंट। ये रिवीजन करा रही हूँ ना, एज आई टोल्ड यू इफरेंट को, एफरेंट अराइजेस फ्रॉम रीनल आर्टरी समवेयर, है ना। तो सिमिलरली इफरेंट को रीनल वेन में मिलना आता है जाके, तो बिफोर मीटिंग विद द रीनल वेन, ठीक है, रीनल वेन में मिलने से पहले जो इफरेंट आर्टीरियल होता है इट कम्स डाउन लाइक दिस। ठीक है, ये इस तरीके से नीचे आता है, सिंगल लाइन बनाते थोड़ा सा आसान हो जाएगा रीनल, और ऐसे ना इसके अराउंड वाइंड अप हो जाता है, पूरा इसके अराउंड ऐसे वाइंड अप हो जाता है। ओके, एंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज भी बोलते हैं। तो हम लोग सब बारे में बात नहीं करेंगे, वी आर ड्रॉइंग दिस स्ट्रक्चर सो आई कैन ड्रॉ दिस पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। कैपिलरीज है पेरीट्यूबुलर यानी ट्यूब के आसपास। ठीक है, नो व्हाट इट डज, ये इस तरीके से इसको क्रॉस करती है, ये इस तरीके से इसको क्रॉस करती है फ्रॉम बैक, है ना, और फिर ऐसे लूप बनाती है इस तरीके से बैक से ऐसे। ठीक है, फिर ये वापसी नीचे जाएगी, फिर इस तरीके से ये रोटेट होती रहती है। तो क्या इतनी बात समझ में आई? दिस इज योर कॉर्टेक्स रीजन एंड दिस इज योर मेडुलरी रीजन। मैम ये ब्लड सप्लाई करती है? हाँ, इसमें ब्लड फ्लो करता है ऐसे पूरा घूम के, ताकि काउंटर करंट कर मैकेनिज्म कॉज करा सके, और फिर बाद में जाके ये रीनल वेन से मिल जाती है, ऐसे घूम घाम के सब में बाद में ये रीनल वेन से मिल जाती है जाके। ठीक है, रीनल वेन फिर आए उसमें हमारी वेना केवा में चली जाती है बाहर। तो हमें पता है व्हेन इफरेंट आर्टेरियोल वेन कम्स डाउन, हम बात कर रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, यानी फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हिच कॉजेस हाइपरटोनिक यूरिन व्हिच इज नॉट अलाउइंग वाटर टू गो आउटसाइड। ठीक है, सो व्हेन दिस, और मैंने बोला 2 साइड्स होते हैं, देयर आर 2 साइड्स वेयर दिस अकर्स। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट वेजा रेक्टा एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट लूप ऑफ हेनली। ठीक है, तो वेजा रेक्टा की मैं बात बोल रही हूँ, डायग्राम मैंने बनाया है, जस्ट ट्राई टू ड्रॉ लाइक दिस। अब नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर कि efferent arteriole while coming down from cortex to medullary region, ठीक है, cortex से medullary region में आ रही है, it makes loop around loop of Henle, है ना, इसने loop बना लिया loop of Henle के अराउंड। इतनी बात समझ में आई? कमिंग बैक, ठीक है, यहाँ पीछे से जब नीचे की तरफ आ रही है तो ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है ना इसमें ऐसे, तो जो ये 2 लूप बन गए इसमें भी, देखो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया मेरा वो वेजा रेक्टा का लूप, उसको मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल दिया बस। इतनी बात समझ में आई? सो कमिंग बैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, ये लूप ऑफ हेनली का डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये वाला असेंडिंग लिम्ब है, हमें पता है ना। अब क्या हो रहा है, जब ये इस तरीके से लूप बना रही है, इस तरीके से जब ये लूप बना रही है, तो इसमें तो ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है, और यहां से ऐसे ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो यानी इस वाले में ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ है, और इस वाले में ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ है। यस और नो? बताओ, इतनी बात समझ में आई? नो मैम। ओके, क्या समझ में नहीं आया आर्यन, बताओ। देख, यहाँ से ब्लड आ रहा है, इसने इस तरीके से ऐसे लूप बना लिया है ना, तो ऐसे 2 लिम्ब बन गए, इसमें 2 लिम्ब बन गए, जैसे हमारे हेनलीज के लूप में लूप बन रहा है, यानी ऐसा स्ट्रक्चर। तो लूप में 2 लिम्ब है, एक ये वाला एक ये वाला।
सिमिलरली इसने जब ये लूप बनाया तो इसमें ऐसा लूप बन गया, एक में ब्लड का फ्लो वैसे नीचे की तरफ रहेगा, दूसरे में ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ रहेगा। तो एक आर्म ये वाली है जो ब्लड को नीचे लेके आ रही है, एक आर्म ये वाली है जो ब्लड को ऐसे ऊपर, फिर एक आर्म ऐसी होगी जो नीचे लेके आएगी, फिर एक आर्म ऐसी होगी जो ऊपर लेके जाएगी। अब आई बात समझ में? ठीक है। Yes, ma'am. तो एक चीज तो मुझे दिख गई यहाँ पे कि जो दो आर्म्स है ना, किसकी, वेजा रेक्टा की जो दो आर्म्स हैं, जो लूप बन रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस, ब्लड इज फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यस और नो, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब काउंटर करंट यहाँ हो रहा है, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो लेट मी राइट दिस फॉर यू, इसको लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, एक मिनट, लेट मी सी इफ आई फाइंड दैट, आई विल फाइंड, एक सेकंड दो मुझे, बाद में तुम्हें डायग्राम्स दिखाने के काम आएगा। आई अपलोड द फाइल। एक मिनट दो, मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। किसी ने मुझे कुछ भेजा है बट ये फाइल तो अपलोड कर दी मैंने। 342 पहले ही रह गई बस। चलो, इतनी बात समझ में आई सबको? किसी ने मुझे चैट भेजी पर मैं वो खोल नहीं पा रही हूँ। हाँ रेनी, आई प्रोटेक्शन ग्लासेस है, नंबर नहीं चढ़ा है मुझे अभी, मुझे बहुत हेडेक होने लगा था। हम टीचर्स को आदत नहीं होती है ना इतना लैपटॉप में काम करने की, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मैंने कभी लैपटॉप पे इतना काम नहीं किया जितना अब होता है। तो आज तो मुझे काफी सर में दर्द रहने लगा है। ओके, चलो, कि ये है हमारा वो वेजा रेक्टा का काउंटर करंट जो फ्लो हो रहा है। ठीक है, दिस इज वेजा रेक्टा का काउंटर करंट। अब होता क्या है, इन द आर्म्स विच इज टेकिंग ब्लड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला, यानी ये वाली आर्म जो है, जो कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ ब्लड लेके आ रही है ना, इसमें क्या होता है, NaCl जो होता है वो अंदर की तरफ एंटर करता है। देखो ये हमारा कॉर्टेक्स का रीजन है, ये हमारा कॉर्टेक्स रीजन है, ये मेडुला रीजन है, और ये जो आउटर का एरिया है ना, दिस एरिया है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियम। ये सारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियम। ठीक है, और मेडुलरी इंटरस्टिशियम भी बोलते हैं इसको, मेडुलरी इंटरस्टिशियम भी बोलते हैं। अब आगे का कंसेप्ट समझाने के लिए लेट मी टेल यू वन थिंग। एनसीईआरटी खोलो एक बार अपनी, और सामने अपने एनसीईआरटी रखो, और उसमें एक डायग्राम बना हुआ है, जस्ट गो थ्रू दैट, देखो उसको क्या है वो। सी, उसमें यू विल फाइंड के कुछ ना नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, 300, ठीक है, यहाँ पे 1200, ठीक है, इस तरीके से कुछ नंबर लिखा हुआ है। तो होता क्या है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज ऑस्मोलैरिटी। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी? क्या होता है ऑस्मोलैरिटी, बता सकते हो मुझे? मोलारिटी, मोलालिटी पढ़ते हो? मोलारिटी एंड मोलालिटी पढ़ते हो केमिस्ट्री में? वही बता दो, चलो मुझे मोलारिटी बता दो क्या होती है।
जल्दी से बताओ। मैम टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पर राइट, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। तो Per liter. ऑस्मोलैरिटी एंड ऑस्मोलैलिटी दो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स होती हैं जहां पे हम एक सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है, ऑस्मोलैरिटी मींस द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। हाँ लक्षिता बोलो। मैम इंटरस्टिशियम बता दो एक बार। इंटरस्टिशियम बताती हूँ मैं, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एंड मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी, चलो बताओ मुझे। पढ़ नहीं रहे हो मतलब बिल्कुल भी? मोल कंसेप्ट तो बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ लेते हो। उसी में ऑस्मो लगा दिया बिकॉज वाटर कॉन्सेंट्रेशन से हम लोग वो करते हैं। बताओ ऑस्मोलैलिटी क्या होगा? मोलालिटी पढ़ते हो तुम लोग, कुछ भी आइडिया? मैम सॉल्यूशन की जगह सॉल्यूट, सॉल्यूशन की जगह सॉल्यूट आ। इतनी बात समझ में आई? अब मान लो मेरी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे है 300, ठीक है, और यहाँ पे मेरी ऑस्मोलैरिटी है 1200। तो तुम मुझे इतनी सी बात बता दो, इन दोनों जगहों में से सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहाँ पे है? बताओ। ऑस्मोलैरिटी इज द अमाउंट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, राइट। तो 300 ऑस्मोलैरिटी और 1200 ऑस्मोलैरिटी, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहाँ पे है? बताओ जल्दी से। अभी आर्यन, ठीक है, ऑफ कोर्स बी, बिकॉज ऑस्मोलैरिटी इज सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो जहां पे ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है इस मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और यहाँ ऑस्मोलैरिटी कम है तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जो हमारा कॉर्टेक्स रीजन होता है वहां की ऑस्मोलैरिटी होती है 300, और ये वाला जो सॉल्यूशन होता है, जो मेड्युलरी इंटरस्टिशियम होता है, यानी ये आउटर स्पेस, मेड्युलरी जो आउटर रीजन होता है, यहाँ ऑस्मोलैरिटी होती है 1200, राइट। और हमें एक बात पता है, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन में there is movement of a substance, right, from its higher concentration to its lower concentration, yes or no? Yes ma'am. है ना। तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ पे 1200 है, इसका मतलब यहाँ खूब सारा सॉल्यूट है, इसका मतलब यहाँ पे खूब सारा NaCl, Na+Cl- होगा, यहीं कहीं तुम्हारा लूप ऑफ हेनली भी है ना, वो सारे। तो लॉजिकली, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑटोमेटिकली सोडियम और क्लोराइड तुम्हारे कॉर्टेक्स के एरिया में चले जाने चाहिए, ठीक है, कॉर्टेक्स के एरिया में चले जाने चाहिए। अब ऐसा हो गया तो यहाँ की ऑस्मोलैरिटी खत्म हो जाएगी, ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी और रिवर्स हो जाएगी, यानी यहाँ 300 ऊपर 1200, which is not normal। तो हमारी बॉडी नहीं चाहती कि वो ऑस्मोलैरिटी रिवर्स हो जाए, because this difference of osmolarity, this higher concentration of solute in the interstitium, all right, this higher concentration of solute in the interstitium is responsible for the counter current mechanism and we need to maintain this, ठीक है, we need to maintain this। तो हमारी बॉडी चाहती है ये concentration maintain रहे by the process of पैसिव, ठीक है, पैसिव प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ये सब बाहर ना चला जाए। तो उसके लिए क्या होता है, यहीं पे घुमाते रहते हैं, कहते ना छोटा बच्चा होता है, उसको तुम उसी में वहीं घुमाते रहो, वहीं कंफ्यूज होके रह जाएगा वो। तो हम क्या करते हैं, वो बाहर ना जाए, तो हम यहीं पे डिफरेंसेस लाती है हमारी बॉडी। कैसे? ये जो लूप आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, दिस वन आई ड्रू दिस, राइट। सो द लूप विच इज कैरिंग द ब्लड डाउनवर्ड, उसमें क्या होता है, जब वो नीचे की तरफ आता है, जब वो कॉर्टेक्स से मेड्यूला की तरफ आता है, तो उसमें NaCl एंटर कर जाता है, उसमें NaCl क्या करता है, एंटर कर जाता है, ठीक है, इनटू द ब्लड फ्रॉम इंटरस्टिशियम कुछ सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस रहता है, बेसिकली वाई,
और जब when there is higher concentration of NaCl in medullary region, ठीक है, तो उससे क्या हमें उसको मेंटेन रखना है, हमें उसको मेंटेन रखना है, समथिंग, ठीक है। क्या हुआ लक्षिता, बताओ। ओके तो जब ये नीचे आता है तो NaCl अंदर आ जाता है, ये ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड यहाँ से आया, खूब सारा NaCl है ना, खूब सारा NaCl। तो अब क्या होगा, अब क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग, हमें कंसंट्रेशन मेंटेन रखना है, हमें अपने ब्लड फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन, क्यों, ऊपर 300 नीचे 1200, ठीक है, हमें बैलेंस रखना है उसको। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से Na और Cl बाहर आ जाता है, यहाँ से Na और Cl क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अंदर गया, यहाँ से बाहर आ गया, क्यों चाहिए होता है, हमें इसलिए चाहिए होता है ताकि हमारी ऑस्मोलारिटी बैलेंस रहे। ऊपर से जो फ्लूइड आ रहा था, ऊपर से जो ब्लड आया, जो कैपिलरी में ब्लड आया, ऊपर में फिल्ट्रेट की ऑस्मोलारिटी हमारी है 300 कॉर्टेक्स एरिया की, है ना, 300 यानी कम सॉल्यूट थे। नीचे की तरफ जब वो आया, हमें उसकी ऑस्मोलारिटी को बैलेंस करना है, हम चाहते हैं वो उतनी रहे, तो जो लूप है तुम्हारा, जो नीचे आएगा ये, तो इसमें सॉल्यूट एंटर हो गए, इसमें सॉल्यूट एंटर हो गए, जब यहाँ से वापसी जाएगा तो सॉल्यूट वापसी इंटरस्टिशियम में आ गए, तो तुम्हारी ऑस्मोलैरिटी ऊपर की तरफ फिर कम हो गई, फिर नीचे आएगा तो एंटर करेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो इस तरीके से। क्यों, क्योंकि देखो तुम्हें दिखेगा 300, 400, 600, 800, 1000 एंड एट द एंड 1200, ऐसे बढ़ती जाती है नीचे की तरफ। तो जिस लेवल पे तुम्हारा लूप है, उस हिसाब से आयंस का कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है, ताकि उस ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस किया जा सके। क्या इतनी बात समझ में आई, यस और नो? ठीक है। सो दिस counter current, this opposite direction flow of blood in the vasa recta is, ठीक है, what exactly it is doing, NaCl का मूवमेंट करा रहा है, ताकि वो जो ऑस्मोलैरिटी हमने देखा, जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन था, वो बैलेंस रहे, क्योंकि वो इम्बैलेंस हो जाएगा तो फिर पूरा प्रोसेस ऑपोजिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एट द एंड यही होगा जो वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा, है ना। अब तो ये ब्लड है, ठीक है, ब्लड है, पर बात करनी है हमें यूरिन की, बात क्या कर रहे हैं हम, यूरिन की बात कर रहे हैं, यानी हमें यूरिन से वाटर एब्जॉर्ब करना है ना, यूरिन को हाइपरटोनिक बना रहा है। तो ये वाजा रेक्टा ये यूरिन को हाइपरटोनिक बनाने में कैसे हेल्प कर रही है, वो हमें समझ में आएगा लूप ऑफ हेनली में क्या हो रहा है। अभी हमने देखा अभी ब्लड में क्या हो रहा है, आयन बाहर से अंदर आया, अंदर से बाहर चला गया, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है आयन, उसकी वजह से वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। नाउ द सेकंड प्लेस वेयर दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म अकर्स इज लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली, ठीक है। सो हमें पता है 2 आर्म्स होती हैं, वी नो दिस थिंग वेरी वेल कि वी हैव 2 आर्म्स ऑफ लूप ऑफ हेनली। अब मैं तुमसे यहाँ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, एक आर्म ये आ रही है, एक ही ऊपर जा रही है, ठीक है। हमने कुछ पढ़ा था डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब की परमिएबिलिटी के बारे में, कोई मुझे बता सकता है डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू व्हाट? कौन बताएगा, देख लो अब तुम, कोई फायदा नहीं। सो हमें पता है डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, इसका मतलब इसमें सिर्फ पानी बाहर जाता है, पानी यहाँ से इंटरस्टिशियम में आता है, ऑलराइट, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, ठीक है। अब उससे क्या हो जाता है, बिकॉज ऑस्मोलैरिटी है ना, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तुमने जो ये किया, ये जो वेजा रेक्टा का लूप था, उसने उस ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस किया, यहाँ पे सॉल्यूट है काफी सारा बाहर, जो ऐसे ही फ्लक्चुएट करे जा रहा है, जो इधर से अंदर गया, इधर से बाहर आ गया, फिर इधर से अंदर गया, इधर से बाहर आ गया, तो वो मेडुला में ना जाके वो इधर ही फ्लो करे जा रहा है, जिसकी वजह से सॉल्यूट यहाँ बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। Why this descending limb is permeable to water? क्यों ये खूब सारा पानी एब्जॉर्ब कर पाता है? बिकॉज ये काउंटर करंट यहाँ पे हो रहा है। अब एक बात बताओ, बाहर का सोल्यूशन इंटरस्टिशियम इज हाइपरटोनिक, है ना, यानी बाहर में सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ऊपर से जो फिल्ट्रेट आ रहा है, ऊपर से जो फिल्ट्रेट आ रहा है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में एंटर कर रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो पानी हमेशा हाइपोटोनिक
टू हाइपरटोनिक मूव करता है। ये कॉन्सेप्ट तुम लोग आई एम श्योर भूल गए होंगे, मैं तुमको याद दिला को प्लेस करेंगे। ये हमारा मान लो वो तुम्हारा लूप ऑफ हेनली का अंदर का हिस्सा है जहाँ पे फिल्ट्रेट है। वो फिल्ट्रेट अब जब नीचे आ रहा है तो अंदर वो हाइपोटोनिक हो गया, क्योंकि बाहर वाला हमने क्या किया, हाइपरटोनिक मेंटेन करा। अब वाटर अंदर हाइपोटोनिक यानी उसमें सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है कम और वाटर कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा। तो वाटर ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा तो वाटर विल कम आउट, वाटर विल कम आउट। जैसे जैसे हाइपरटोनिसिटी बढ़ती जाएगी वाटर का मूवमेंट बढ़ता जाएगा और सॉल्यूट अंदर ही रहेगा, सॉल्यूट मूव नहीं करेगा क्योंकि बाहर ऑलरेडी बहुत ज्यादा सॉल्यूट है, तो वो ऑपोजिट तो नहीं, कम से ज्यादा तो नहीं जाएगा। दैट्स व्हाई ये वाला जो लिम्ब है जो मेंटेन तुमने करी उसकी वजह से इट इज परमिएबल टू वाटर, सिर्फ वाटर बाहर जाता है इससे। इतनी बात समझ में आई? यस और नो एवरीवन, है ना? अभी प्रीति राइट। तो अब देखो वाटर कम हो गया ना, तुम्हारा जो फिल्ट्रेट था यूरिन बनने वाला है, और यूरिन बनना मतलब सॉल्यूट ज्यादा वाटर कम, वाटर एब्जॉर्ब होने लगा। अब जब ब्लड यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, ब्लड यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो असेंडिंग लिम्ब हमने पढ़ा था परमिएबल टू व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट। राइट, सॉल्ट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, यानी NaCl की अगर हम मेजरली बात कर रहे हैं। क्यों? अब देखो सीधी सी बात है, तुम्हारा फिर यहाँ पे भी तो तुम्हारा वो वेजर एकता घूम रहा है और ये भी काउंटर करंट है। देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ, और इतनी प्रॉक्सिमिटी, बहुत पास पास होते हैं, ये तो मैंने बहुत दूर बना दिया, ये बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक है, इतनी प्रॉक्सिमिटी इनमें होती है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूट ऊपर जा रहा है, ऑस्मोलैरिटी को हमें मेंटेन करके रखना है, यानी ऊपर की तरफ तो ऑस्मोलैरिटी अब कम होती जाएगी, है ना, कम हो गई, यानी सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बहुत ज्यादा था, यहाँ थोड़ा कम हो गया, यानी वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्यूट अंदर से बाहर जाता है, तो यहाँ से हमारा सॉल्यूट बाहर जाता है। तो यानी वो लूप मैंने यहाँ बनाया था, है ना, यहाँ से एंटर किया, इससे बाहर निकला, ठीक है, फिर यहाँ से बाहर निकला, यहाँ पे भी लूप होगा इस तरीके से, इससे एंटर किया, ठीक है, इससे बाहर निकल गया, ऐसे मूव करता रहता है, पूरा मूवमेंट होता रहता है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस ऑल चेंजेस, ड्यू टू ऑल दीज चेंजेस, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन्ड हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड, that means 300 milliosmol to 1200 milliosmol per liter. This is in cortex region and this is in medullary region. ठीक है, और ऐसा बोला जाता है जितना लंबा लूप ऑफ हेनली होगा उतना ज्यादा सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, उतनी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा, उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, उतना ही ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो पाएगा फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, क्योंकि अंदर जो लूप ऑफ हेनली में नीचे की तरफ जा रहा है ये हाइपो है और बाहर में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन खूब सारा है तो वो हाइपर है, तो खूब सारा वाटर एब्जॉर्ब होता जाएगा, 1200 से 1400 तक भी पहुंच सकती है ऑस्मोलैरिटी, जितना लंबा लूप होगा 800 पे भी खत्म हो सकता है लूप, है ना। सो दिस इज काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसकी वजह से ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो पाता है, ठीक है, और तुम्हारा जो वाटर है एब्जॉर्ब हो जाता है तुम्हारे फिल्ट्रेट से टू फॉर्म अ हाइपरटोनिक यूरिन। इतनी बात समझ में आई? काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ में आया सबको? यस और नो? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, अब एनसीईआरटी से पढ़ोगे काफी इजी लगेगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो चलो बहुत बढ़िया। तो हमें एनसीईआरटी कितनी लाइन समझ में आई, आगे चलते हैं ताकि तुम्हें बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं तुमको रीड करके, अदरवाइज हम ऐसा करते नहीं है नॉर्मली क्लास में, ठीक है, बस ये टॉपिक बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा बाद में, तो दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट, द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन, प्रॉक्सिमिटी यानी इतने पास पास हैं तभी वो इंटरचेंज हो पाता है आयंस का, है ना, और वो इतनी जल्दी होता है कि तुम्हारे जो फ्लो भी कर गया आयन और तुम्हारी ऑस्मोलैरिटी भी चेंज नहीं हुई, दूर दूर होगा, गैप होगा, तो जैसे ही आयन अंदर गए ऑस्मोलैरिटी डिप कर गई क्योंकि सॉल्यूट कम हो गया, है ना। सो द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलीज लूप एंड वेजा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम, ठीक है, बिकॉज वो नीचे जा रहा है वो ऊपर जा रहा है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड increase osmolarity towards the inner medullary interstitium, towards the ये inner medullary
इंटरस्टिशियम। जब ये नीचे की तरफ आ रहा है इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी। क्या इतनी बात समझ में आई? ये वाली लाइन सबको समझ में आई? यस और नो? हाँ लक्षिता बोलो बच्चे। मैम इंटरस्टिशियम बता दो। बच्चे देखिए ये वाला जो एरिया है ना सारा, ये वाला, ये आउटसाइड दिस लूप ऑफ हेनली, ये सारा इंटरस्टिशियम है, ठीक है। ये आउटर मेड्युलरी इंटरस्टिशियम, इतना एरिया मान लो ये आउटर मेड्युलरी इंटरस्टिशियम होता है, और इधर में ही तुम्हारा इनर मेड्युलरी इंटरस्टिशियम होता है, और डीप चला गया तो इनर मतलब और डीपर में, ठीक है। चलो दैट इज कितना, ऊपर से नीचे यानी 300 से कॉर्टेक्स में अबाउट 1200 इन द इनर मेड्युला। बात समझ में आई है ना? इतना में क्लियर है। मिली ऑस्मोल पर लीटर में यानी ऑस्मोलैरिटी की बात हो रही है। द ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl। ये जो ग्रेडियंट है किसकी वजह से कॉज हो रहा है? NaCl का मूवमेंट एंड यूरिया। इसके बारे में हमने अभी बात नहीं की है, अभी करेंगे, ठीक है। पहले इतना समझो, इसलिए अभी तक हमने बात नहीं की है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, इस तरह का क्वेश्चन नीट में हमसे पूछा जाता है। पूरा मैकेनिज्म तो वो हमसे पूछ नहीं सकते है ना, स्कूल वाले पूछ सकते हैं। तो कौन कौन से तुम्हारे 3 सॉल्यूट्स हैं, याद रखना 3 सॉल्यूट्स है which are responsible for maintaining osmolarity. There are 3 solutes which are responsible for maintaining osmolarity. What are these 3 solutes? Na plus, Cl minus and urea. ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो वही स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है कि NaCl is sorry the gradient is maintained mainly caused by NaCl, ठीक है। इतने में इन्होंने पूरा वो एक्सप्लेन कर दिया जो हमने इतनी देर में पढ़ा है। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ठीक है। NaCl is transported, देखो NaCl is transported by ascending limb of Henle's loop। अब इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। देखो ये मैंने वेजर रेक्टा बनाया, ये मैंने लूप ऑफ हेनली बनाया, और यहाँ पे मैं कलेक्टिंग डक्ट भी बना रही हूँ। दिस इज माय कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, जो इधर उधर से सब मटेरियल को इकट्ठा करेगा बहुत सारे नेफ्रॉन से। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, लेट्स रीड द स्टेटमेंट अगेन, ठीक है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ये असेंडिंग लूप है ना हेनलीज का, इसको डिसेंडिंग लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा असेंडिंग लूप है हेनली का, तो यही तो NaCl को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो डिसेंडिंग लूप है वो तो परमिएबल होता ही नहीं है NaCl को लेके, है ना। तो वही बात ये बोल रहा है यहाँ पे जो मैंने डायग्राम में बनाई है कि NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लूप ऑफ हेनली लूप। ये बात समझ में आई? यस और नो? इतनी बात समझ में आई? एवरीवन फटाफट से गिव मी अ वेरी क्विक थम्स अप, ठीक है। आगे पढ़ रही हूँ मैं स्टेटमेंट, क्योंकि तुम एकदम से सीधा पढ़ते हो कंफ्यूज हो जाते हो क्या बोल रहे हैं। अब मैं पढ़ रही हूँ एक सेंटेंस, तो तुमको दिखा रही हूँ सामने, देखो अब क्या हो रहा है। Okay, NaCl is transported by ascending loop of Henle's, ascending limb of loop of Henle's, which is exchanged. यहाँ आया और वापसी कैसे जाएगा? वापसी कौन से लिम्ब में हो रहा था? डिसेंडिंग लिम्ब में हो रहा था, यस और नो? मान लो ये डिसेंडिंग लिम्ब है ना, वेजा रेक्टा का, और ये असेंडिंग लिम्ब है। तो हमने बोला था जो नीचे ला रहा था उसमें अंदर जा रहा था, तो ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ, विच इज एक्सचेंज्ड विद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वेजा रेक्टा। यहाँ से अंदर गया तो यहाँ से बाहर गया, यहाँ से अंदर गया। इतनी बात समझ में आई? ये पूरी लाइन समझ में आई? यस और नो? एवरीवन जल्दी बताओ, इतना समझ में है? चलो अगली लाइन में पढ़ रही हूँ, देखो NaCl इज रिटर्न, यहाँ से बाहर आया है ना, यहाँ से बाहर आया, यहाँ से अंदर चला गया ब्लड में। वेजा रेक्टा में तो ब्लड फ्लो कर रहा है ना, अब ब्लड में तो नहीं कर सकते हम NaCl भर सकते, NaCl वापसी आएगा इंटरस्टिशियम में, किससे आएगा? इससे बाहर आ गया। यही तो हमने पढ़ा था अभी जो पीछे बनाया था, एक से अंदर जाता है और दूसरे से बाहर आ जाता है। यही बात NaCl उसने NCERT ने बोली है। ये लाइन समझ में आई? यस और नो? इतना समझ में आया? चलो इतना हमें क्लियर हो गया। अभी तुमको समझ में आया आर्यन? अभी आर्यन देखा, आर्यन चुप हो गया, ठीक है डन। अब अगला देखो, कहाँ थी मैं, खुद ही खो गई। ओके, सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर थिन सेगमेंट। तुम्हें याद हो जब हमने यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा था, तो मैंने बताया था यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया एंटर करता है इंटरस्टिशियम में, बिकॉज यूरिया भी तो सॉल्टी है
है ना। यूरिया भी तो उस पूरा आपका आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में इट्स अ सॉल्यूट अगेन, यूरिया इज आल्सो सॉल्यूट। और मैंने अभी लिखवाया 3 सॉल्यूट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, NaCl एंड यूरिया। तो क्यों होता है ऐसा वो भी मैं बताऊंगी। यूरिया यहाँ से एंटर होता है कुछ, और सिमिलरली यहाँ से ये जो थिन सेगमेंट है इससे अंदर चला जाता है, फिर यहाँ से यूरिन ऐसे घूमता फिरता कलेक्टिंग डक्ट में आता है, थोड़ा सा यूरिया यहाँ आ जाता है, थोड़ा सा यूरिया एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर ऐसे घूम के आता है। तो वो यूरिया का साइकिल चलता है, जैसे NaCl की साइकिल चल रही, बाहर आया, अंदर गया, बाहर चला गया, है ना। वो यूरिया चल रही है, सिमिलरली यूरिया की साइकिल चलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट व्हेन इट गोज डाउन इनटू द डीपर रीजन, इनटू मेड्युलरी रीजन, ठीक है, तो हमें पता है मेड्युलरी रीजन में जब जा रहा है तो आउटर रीजन हाइपरटोनिक है, ठीक है, यहां से भी वाटर एब्जॉर्ब होता है, यहाँ से भी वाटर, ये आउटर रीजन हाइपरटोनिक है, उसको और हाइपरटोनिक बनाने के लिए थोड़ा NaC यूरिया यहाँ से आ जाता है, तो यहाँ पे और वो बढ़ गया तुम्हारा, ऑस्मोलैरिटी बट चेंज हो गई, ठीक है। तो ये हाइपर है, ये हाइपो है, अभी भी और वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, बची कुछ कसर भी पूरी होगी और कॉन्सेंट्रेटेड हो गया यूरिन, ठीक है। वही चीज देखो यहाँ पे लिखी हुई है, कहाँ गई लाइन, Similarly, small amount of urea enter thin segment of ascending का thin segment, ठीक है, which is transported back to interstitium. यहाँ पे यूरिया था, थोड़ा सा एब्जॉर्ब हुआ, तो हमें उसको बैलेंस तो करना ही है, तो वहां से which is same backs into the interstitium from collecting tube, यहाँ से आया, यहाँ से अंदर गया, ठीक है। सो द अबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट, ये पूरा डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेटेड बाय स्पेशल अरेंजमेंट, that is counter current mechanism which helps to maintain a concentration gradient. इस concentration gradient जो किडनी में प्रेजेंट है उसको मेंटेन करने का काम इसका होता है, ठीक है, ताकि वो खराब ना हो जाए, concentration gradient in the medullary interstitium। और ये concentration gradient हेल्प करता है ताकि आसानी से तुम्हारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाए, ज्यादा होता है तभी तो यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होता है ना, इससे वाटर एब्जॉर्ब होता है, ये भी मिल जाएगा तुमको डायग्राम में, ठीक है। सो दिस इज इट, ये था तुम्हारा काउंटर करंट मैकेनिज्म, यहाँ से भी वाटर बाहर आता है। बात आई समझ में? यहाँ ऑस्मोलैरिटी मेंशन होगी तुमको, 300, 600, 900, 1200। So this is counter current mechanism which is responsible for concentration of urine or the production of hypertonic urine. Is this clear everyone now? We discussed this in detail and we also discussed read the same from NCERT as well. Any doubts so far? Please do read this from your NCERT, जो भी doubts होते हैं मुझसे पूछ लेना अगली क्लास में, because otherwise फिर confuse हो जाओगे, ठीक है। I will upload the same, ये मैं अपलोड कर दूंगी नोट सारे क्लास के अभी ड्राइव पे, इफ यू वांट टू कॉपी डाउन एनीथिंग, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, प्लीज स्टार्ट आस्किंग डाउट्स, आई एम नॉट गेटिंग डाउट्स फ्रॉम एनी वन ऑफ यू, ठीक है। गरिमा कभी कभी पूछ लेती है, आर्यन डाउट सेशन में थर्सडे को पूछ लेता है, जोया यू आर नॉट आस्किंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स, आई डोंट नो आइदर यू आर नॉट स्टडिंग और इफ यू आर स्टडिंग यू डोंट हैव एनी डाउट्स, राइट, व्हिच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो प्लीज स्टार्ट स्टडिंग एंड asking doubts, okay? We do have doubt session tomorrow, I guess. All right, chalo, this is it guys, milte hain kal, theek hai, bye bye, take care, have a nice day everyone.